Hello friends, welcome to the Hindu editorial analysis. Today at the 6th of the October 2023, we will discuss editorial published in the Hindu newspaper. आज द हिंदू में जो एडिटोरियल पब्लिश है इसमें फर्स्ट है नेशनल यूनिटी ए थ्री डायमेंशनल व्यू। तो एक थ्री डायमेंशनल व्यू की बात करेंगे हम नेशनल यूनिटी के लिए, जिसको लिखा है वर्गीज के जॉर्ज ने। अगर हम देखें तो जो भारत है पहले तो ये हमारा एक बहुत अखंड देश हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ इसमें फ्रैगमेंटेशन आए और डिफरेंट जो है छोटे छोटे राज्य बन गए। ये सभी राज्य जो है अपने आप को ज़्यादा महत्व देने लगे और कंट्री के रूप में इनका महत्व कम देने लगे, क्योंकि ये किसी के अपने सॉवरेनिटी की बात करते थे, कंट्री के सॉवरेनिटी की बात नहीं करते थे। 1947 में हम जानते हैं जब भारत आज़ाद हुआ तो 562 रियासतें यहाँ पर थीं, जो कि बहुत मुश्किल से जाकर के भारत में शामिल हुई थीं। तो अगर बात करें हम इंडिया के नेशनल यूनिटी को, जिसको इस आर्टिकल में हमें डिस्कस करना है, तो नेशनल यूनिटी जो है एक इवोल्यूशन की प्रक्रिया रही है और एक धीरे धीरे इवोल्यूशन इसका हुआ है। सबसे पहले देखा जाए तो सैकड़ों साल लगे इस इवोल्यूशन की प्रक्रिया में, और ये इवोल्यूशन पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट के थ्रू हुआ है। साथ ही साथ जो हमारा जो है अंग्रेज भारत में आ गए तो 1772 के बाद 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो वहाँ से लीगल प्रोविजन बढ़ने शुरू हो गए और 1947 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेचुरी और लीगल सारे प्रोविजन आ गए। तो देखा जाए तो नेशनल यूनिटी हमारी जो है पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट के साथ साथ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन भी है। अगर नेशनल आइडेंटिटी की बात की जाए तो ये जो है एक इसको जो है तीन डायमेंशन ऐसे हैं जिसको हम मान सकते हैं डेवलप कैसे होता है। जैसे फर्स्ट डायमेंशन की बात की जाए तो द सर्च फॉर हारमोनी एंड जस्टिस एमंग कास्ट। जो डिफरेंट कास्ट ग्रुप है, चूँकि भारत में हर जगह कास्ट ग्रुप है, लेकिन ऐसा नहीं है भारत में, दुनिया के हर देश में कास्ट हैं, हर धर्म में कास्ट हैं। तो इन कास्ट ग्रुप के बीच एक जो हारमोनी का जैसे माहौल हो। सेकंड जो है डायमेंशन हारमोनी ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटी, जो डिफरेंट रिलीजन है उनके बीच हारमोनी हो, परस्पर जो है अच्छी भावना हो। और थर्ड जो है कॉमन ग्राउंड एमंग वेरियस रीजनल आइडेंटिटी। साथ ही जो रीजनल आइडेंटिटी है, जैसे भारत में जानते हैं हिंदू तो हर राज्य में है, मुस्लिम हर राज्य में है, लेकिन इसके बावजूद जो हम देखते हैं कि डिफरेंट ग्रुप में, जैसे उधर नार्दर्न का मामला चलता है, नॉर्थ ईस्ट का मामला चलता है, तो इस तरीके के देखते हैं अलग अलग स्तर पर रीजनल लेवल पर भी यहाँ पर आइडेंटिटी दिखी जाती है, एक रीजनल आइडेंटिटी दिखी जाती है। अगर हम बात करें जो फर्स्ट डायमेंशन है, जहाँ पर हम कास्ट के बीच हारमोनी की बात करते हैं और दूसरा जो है रिलीजन के बीच हारमोनी की बात करते हैं, तो एक्चुअल में ये जो फर्स्ट है वो हिंदू, जो फर्स्ट दो हैं ये हिंदू, एक्चुअली फर्स्ट डायमेंशन हिंदू यूनिटी की बात करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुस्लिम में भी कास्ट होते हैं, ईसाई में भी कास्ट होते हैं, क्रिश्चियन या अन्य में भी कास्ट होते हैं। और दूसरा जो है हिंदू मुस्लिम की बात करता है। तीसरा जो है हार्टलैंड पेरीफेरी यूनिटी की बात करता है। तो हार्टलैंड थ्योरी जो है जियोग्राफी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसमें हार्टलैंड की बात हम करते हैं। तो ये तीन यूनिटी की बात की जाती है। अब अगर देखा जाए इस आर्टिकल में एक्चुअल में डिस्कस किया गया है कि महात्मा गांधी का जो कॉन्सेप्ट क्या था यूनिटी को लेकर के। तो महात्मा गांधी जो है एक प्राइमरी स्पोकन पर्सन थे, जो दो चीज़ें हैं हिंदू यूनिटी की और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, वो हमेशा बात किया करते थे, जैसा कि हम उनके फिलॉसफी में देख सकते हैं। 1926 में जो नेशनल कांग्रेस का गुवाहाटी सेशन हुआ था, उसमें गांधी ने स्वयं के बारे में क्या कहा, आई फाइंड पीस इन द हिंदू रिलीजन, आई स्टडी अदर रिलीजन आल्सो, बट आई डिसाइडेड दैट वॉट एवर इट्स डिफेक्ट्स एंड ड्रॉबैक्स, हिंदुइज्म अलोन कुड बी द रिलीजन फॉर मी, दैट इज व्हाट आई फील एंड दैट इज वाई आई कॉल माई सेल्फ ए सनातनी हिंदू। तो गांधी ने स्वयं को एक सनातनी हिंदू कहा। उन्होंने कहा कि हमने डिफरेंट धर्मों को अध्ययन किया और हमें उन अध्ययन के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हिंदू धर्म में भले ही कुछ डिफेक्ट्स हों, ड्रॉबैक्स हों, लेकिन फिर भी हमारे लिए हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हम हिंदू ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि अब जैसा कि मैं फील करता हूँ कि मैं एक सनातनी हिंदू हूँ। ये गांधी के कोट है, 1926 में उन्होंने गुवाहाटी सेशन में कहा गया था और उन्होंने अपने अंतिम मृत्यु तक, बिलीव अंटिल डेथ तक उसको माना। जबकि ये कंट्रोडिक्शन का मामला है, कंट्रोवर्सी का मामला है कि गांधी के जो बड़े बेटा था वो खुद जो है हिंदू धर्म को छोड़ करके मुस्लिम बन गया और बाद में फिर से उसने मुस्लिम धर्म छोड़ करके हिंदू बन गया, जो कि क्रिटिसिज्म उसका हुआ था। अगर गांधी की बात की जाए तो महात्मा गांधी ने जो है हिंदुज़म को जो है हमेशा इंटरप्रेट करने का प्रयास किया, कि एक इंक्लूसिव मैनर में इंटरप्रेट करने का प्रयास किया। उनका ये प्रयास था
कि जो हिस्टोरिकल कैटेगरी बनाई गई हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, उनका जो है सब कॉन्टिनेंट में पूरे फैले हुए हैं, अब कॉलोनियल और रीजनल रिलीजियस ट्रेडिशन की वजह से हुई है, तो उसे दूर करना चाहिए। जैसा कि उनका मानना था कि जो रिलीजन है अगर उसकी तरफ हम लॉयल्टी रखेंगे तो हम देश की तरफ भी जो है हम लॉयल्टी रख सकते हैं। जैसा कि उनकी ये बातें रविंद्र कुमार ने लिखा है अपने नोट्स में, कॉन्स्पिकस एब्सेंस ऑफ द लैंग्वेज ऑफ क्लास ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ द सत्याग्रह। तो जो रिवोल्ट सत्याग्रह हुआ था उस समय गांधी ने कहा था, जिसको लिखा है रविंद्र कुमार ने, कि उस समय जो है जब सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था रॉलेट एक्ट का 1919 में जो हुआ, तो वहाँ पर एक्चुअल में रीजनल लेवल पर जब बात करते हैं क्लास ऑफ लैंग्वेज की, लैंग्वेज ऑफ क्लास की बात करते हैं, तो उस सत्याग्रह में जो है लोग इस बात को भूल गए और उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और भाषाई आधार पर एक दूसरे से अलग नहीं हुए। आगे देखा जाए 3 एक्सेस, तो गांधी का जो है मानना था कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रही हिंदू के अंदर ही, वो हमें जो है दूर करने चाहिए। और एक्चुअल में देखा जाए तो नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी में ये जो है बहुत बड़ा कंट्रडिक्शन इसी बात को लेकर हुआ करता था। गांधी ने कहा कि जो है शेड्यूल कास्ट जो है, शेड्यूल ट्राइब हैं, ये हिंदू ही हैं, हिंदू में ही रहेंगे, जबकि भीमराव अंबेडकर ने इसका बहुत बड़ा विरोध किया। और भीमराव अंबेडकर ने तो इतना कहा कि जो हिंदू कल्चर है, कल्चरल जो यूनिवर्स हिंदू का है, वो एक्चुअल में इनको डिप्रेस क्लास को और जो है सप्रेशन इनका करता है, इसलिए दूर होना चाहिए। और हमने देखा कि पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट में यही बात आई जा करके कि अंबेडकर और गांधी के बीच जो है समझौता होता है, जिसमें कम्युनल अवार्ड की बात की गई और अंग्रेज और अंबेडकर दोनों लोग एक साथ थे कि हिंदू से डिप्रेस क्लास को अलग किया जाना चाहिए, जबकि गांधी की इच्छा ये नहीं थी। तो ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था गांधी के लिए, लेकिन गांधी ने कहा कि जो सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात हो रही है डिप्रेस क्लास के लिए, जो कि गांधी इरविन पैक्ट और पूना पैक्ट में आया था, उसको उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा नेशनल यूनिटी के लिए भी खतरा होगा। और पूना पैक्ट में फाइनली ये डिसाइड हो गया कि डिप्रेस क्लास हिंदू से अलग नहीं होंगे, उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा और उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसे जितना वो डिमांड कर रहे थे उससे भी ज़्यादा उनको दे दी गई, जिससे कि ये मामला वहीं पर रिजॉल्व हो गया। अगर हम बात करें रिजर्वेशन रिमेन्स पार्ट ऑफ द स्टेट पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स, अगर बात करें रिजर्वेशन जो मामला है हमेशा राज्य का एक मैटर रहा है और कास्ट बेस्ड जो डिसएडवांटेज हिंदू ग्रुप में रहे हैं, इसीलिए हम जानते हैं आज भी सोशली बैकवर्ड के नाम पर रिजर्वेशन मिलता है और ये हमारे लिए जो है नेशनल यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो दलित कन्वर्ट हो रहे हैं क्रिश्चियन या मुस्लिम में, उनको नहीं मिलता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि कन्वर्जन हो क्यों रहा है। भारत में जो कन्वर्जन होते हैं हम जानते हैं वो कन्वर्जन एक्चुअल में कन्वर्जन का सिद्धांत क्या होना चाहिए। जो भी व्यक्ति किसी धर्म को अपनाया है, उसके माता पिता अपनाए हैं, उस धर्म की सारी बारीकियों का अध्ययन करे, साथ ही साथ जिस धर्म में जाना चाहता है उसकी बारीकियों का अध्ययन करे, इसके अलावा अन्य धर्मों के बारीकियों के अध्ययन करे और उसको तब लगे कि हमें किस आधार पर धर्म छोड़ने की वास्ता है, इसका एक ठोस प्रमाण होना चाहिए। उसे दूसरे को देने की जरूरत नहीं है, स्वयं को देने की आवश्यकता है और जो है तब जाकर के नेक्स्ट धर्म में जाए। लेकिन ऐसा संभव है नहीं और ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि सारे धर्म परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ लालच के वशीभूत होते हैं। तो जो लालच के वशीभूत होगा तो उसे फिर आरक्षण भी चाहिए, धर्म परिवर्तन भी होगा, तो हर जगह वो लालच के वशीभूत तो काम नहीं कर सकता है, तो ये नेशनल इंटीग्रिटी के खिलाफ है। अगर देखा जाए हिंदू यूनिटी की बात करें अगर, तो गांधी का ये मानना था कि ये नॉन नेगोशिएबल है उनके लिए, और हिंदू यूनिटी के साथ साथ हिंदू मुस्लिम यूनिटी की भी वो बात करते थे। वो उनका कहना था नेशनल यूनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो गांधी का मानना था कि जो मुस्लिम है एक डिस्टिंक्ट कम्युनिटी है, उनको एक रिकग्निशन मिलना चाहिए उनको ऑटोनॉमी के लिए। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनी रहनी चाहिए। और खिलाफत मूवमेंट जो कि उसी समय 1920 में असहयोग आंदोलन के समय शुरू हुआ था, तो गांधी ने इसी बात पर सपोर्ट किया था कि जो है ये कॉलोनियल पीरियड के खिलाफ, कॉलोनियल रिजीम के खिलाफ एक आंदोलन है और इससे क्या होगा, हिंदू मुस्लिम में एक एकता को बढ़ावा मिलेगा। अगर देखा जाए नेशनल मूवमेंट जब चल रहा था उसमें नेशनल मूवमेंट के साथ एक और बात आती है भाषा की। जो लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी को जो है पब्लिक स्पीयर में बहुत ज़्यादा, जो नॉर्दर्न प्लेन है इसमें बहुत ज़्यादा प्रचलित है, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में आज भी है। तो यहाँ पर एक सेंटिमेंट बन रहा था कि हमें जो है हिंदी का प्रसार पूरे देश में करना चाहिए, जिससे कि एक ही लैंग्वेज सभी लोग जानेंगे, सीखेंगे तो अपनी बात का कम्युनिकेशन हो सकता है। लेकिन उस समय भी दक्षिण भारत के कुछ राज्यों ने उसका विरोध किया। लेकिन अगर हम देखें तो इंग्लिश एक ऐसी भाषा थी जो अंग्रेज़ों ने ये सोचा
कि हम जो है अगर इंग्लिश सबको सिखा देंगे तो ये लोग हमारी भाषा सीखेंगे, हमारी कल्चर सीखेंगे और हमारे तरीके से इनका जो है ये नेशनलिटी इनकी इंडियन होगी, लेकिन ये जो है आंतरिक रूप से ब्रिटिशर्स होंगे, अंग्रेज होंगे। लेकिन अंग्रेजों ने सबको इंग्लिश सिखा दिया, हर जगह इसका प्रचलन किया, तो इसका एक फ़ायदा भारतीयों को भी हुआ कि भारत के सभी लोग थोड़ा या ज़्यादा इंग्लिश बोलना चाहिए। आज की तुलना में देखा जाए तो उस समय काफ़ी अच्छे लोग इंग्लिश जानते थे। वो तो भारत में जब स्वतंत्रता मिली तो इंग्लिश को बढ़ावा नहीं दिया गया, उसमें कुछ राज्यों ने केवल इसको दिया, सभी राज्यों ने नहीं दिया, जिसकी वजह से डिमिनिश हो गया। लेकिन उस समय इंग्लिश का जो है प्रचलन बहुत अच्छा था और पूरे देश में लोग एक तरीके से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकें, डिफरेंट रीजन के लोग आपस में बातचीत कर सकें और एक दूसरे की भावनाएं एक्चुअल में समझ सकें। बहुत सारे हम जानते हैं न्यूज़पेपर, मैगजीन उसमें पब्लिश होते थे, लोग एक दूसरे की बातों को समझ सकते थे। तो जो देश का जो नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ, जो रिवॉल्यूशन आया, उसमें भी ये अंग्रेज़ों का इंग्लिश लैंग्वेज भी इसमें पार्ट था। तो गांधी जी का मानना था कि वो जो है हिंदी को एक नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम नेशनल लैंग्वेज अगर हिंदी को बनाने जाए तो मैं उसका प्रमोट करूँगा। और इस तरीके से देखा जाए तो एक बात समस्या ये आ गई कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि हिंदी को जो है नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया जाएगा, कि केवल राजकीय लैंग्वेज होगा। और वो भी जो है इंग्लिश को सहायक भाषा रखा गया 15 साल के लिए, और कहा गया हिंदी को जो है 15 साल में प्रमोट किया जाएगा, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। लेकिन परंतु ये अब इनफाइनाइटली पीरियड के लिए जो है डिसाइड हो गया है कि सरमस से हो गया है, और सरमस से भविष्य में आएगा कि इंग्लिश हटाया जाए। लेकिन हम जानते हैं इंग्लिश देश में हटने वाला नहीं है, तो सॉरी हाँ, इंग्लिश हटने वाला नहीं है और देश में जो है हिंदी जो है राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा बनने वाली राष्ट्रभाषा नहीं है। ये जो राजकीय भाषा है सिर्फ उतना ही रहेगी। नेशनल यूनिटी की बात की जाए तो आर्टिकल 370 का आना, उसका जो है उसको एबोलिश कर देना, स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को देना, जो 6 शेड्यूल है जिसमें ट्राइबल पॉपुलेशन जो नॉर्थ स्टेट उनको जो है हम ऑटोनॉमी देते हैं। 1976 में जो है इंटर स्टेट रिडिस्ट्रीब्यूशन, लोकसभा में जो है सीटें जो है फिक्स की गई कि जिससे कि रिप्रेजेंटेशन लोगों का इक्वली बना रहे। तो ये सब भी नेशनल यूनिटी को बढ़ावा देते हैं। अगर देखा जाए 3 गांधी हैव बीन एसेसिनेटेड इन द लास्ट 75, तो पिछले 75 सालों में 3 गांधी सर रहे, यानी महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, इन लोगों की हत्या हो गई। तो ये जो है एक बात को रिप्रेजेंट करता है कि अगर हमारे देश में नेशनल यूनिटी है तो उसको भी हम इस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो भाषाई आधार है वो एक आज भी एक मुद्दा बना हुआ है। तो इस आर्टिकल का कंक्लूजन यही है, ए रिन्यूड एंड डायनेमिक कन्वर्सेशन एलॉन्ग ऑल द 3 एक्सेस इज नीडेड टू रीइंफोर्स नेशनल यूनिटी इन द न्यू ईरा। तो नेशनल यूनिटी को हमें इन्फोर्स करना है तो एक डायनेमिक कन्वर्जन हमको करना होगा। जो 3 एक्सेस बताए गए, 3 डायमेंशन बताए गए हैं, उन्हीं को लेकर के हमें कास्ट बेस पर, रिलीजन बेस पर और जो है पेरिफेरी बेस पर, हार्टलैंड पेरिफेरी बेस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। और यहीं से हम जो है हमें फ्रैगमेंटेशन नहीं चाहिए, यूनिफिकेशन चाहिए, हमें नेशनल इंटीग्रेशन चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है डिफ्यूजिंग द टिकिंग टाइम बम कॉल्ड डायबिटीज। देखा जाए तो इसके लिखने वाले राइटर हैं अरुण गुप्ता, जो कि एक सीनियर पेडिट्रिशियन हैं। और देखा जाए तो काउंसिल ऑफ इंडिया जो नेशनल चैलेंज है, जो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन इंडिया न्यूट्रिशन चैलेंज है, उसके मेंबर भी रह चुके हैं। इनका इस आर्टिकल में मेन फोकस है जो भारत में प्रेजेंट टाइम में हेल्थ स्टेटस है, वो हेल्थ स्टेटस किस तरीके से बिगड़ रहा है और लोगों को डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसके मेन कारण क्या हैं, और जो हमारी हैबिट एक्चुअल में चेंज हो रही है वो उसके पीछे बहुत ज़्यादा जो फूडिंग हैबिट है वो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। जून 2023 में मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन ने इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन में एक रिसर्च किया, जिससे पाया गया कि भारत के 11.4% यानी 10 करोड़ 13 लाख पर्सन ऐसे हैं जिन्हें डायबिटीज़ की बीमारी यानी शुगर की बीमारी है, और करीब 15.3% या 13 करोड़ 60 लाख ऐसे पर्सन हैं जो प्री डायबिटिक के कंडीशन में चल रहे हैं। और भविष्य में ये भी भविष्य में प्रेजेंट टाइम में मिला है ये भी कि 28.6% भारत की पॉपुलेशन ऐसी है जो ऑब्सेशन में है, जो BMI मेजर है, बॉडी मास इंडेक्स जो मेजरमेंट है, उसमें जो है उनको एक्चुअल फिट नहीं बैठते हैं, जो उनका एक्चुअल पैरामीटर होना चाहिए कि हेल्दी पर्सन के लिए वो फिट नहीं मिलता है। अब इसके पीछे देखा जाए तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि भारत में जो है 10 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं, और आगे ये आंकड़ा जो है 13.6 करोड़ होने वाला है, और 28% तो ऐसे हैं जो BMI मेजर को ही कंप्लीट फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है कंजप्शन ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड
फूड हैं, ये बहुत बड़े कारण हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का भी मानना है कि ये जो है बहुत बड़ा मेजर रीजन है कि जो हम अनहेल्दी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड या बेवरेज को जो सेवन करते हैं, जो कि मार्केट डिस्प्लेइंग करते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा प्रचार किया जाता है, एक तरीके से ट्रेडिशनल डाइट बन जा रहा है युवाओं में, स्पेशली ये सब बना, और युवाओं ही नहीं हर एज के लोगों में बन रहा है। तो जैसे कि बात की जाए, मेनली जो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, जो डायबिटीज़ को जन्म दे रही हैं, और वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हैं। तो सिंपली बात करें, कार्बन ड्रिंक्स हैं, इंस्टेंट सीरियल्स हैं, चिप्स, फ्रूट फ्लेवर्ड हैं ड्रिंक हैं, इंस्टेंट नूडल्स हैं, कुकीज है, आइसक्रीम, बेकरी प्रोडक्ट, एनर्जी बार, स्वीटेंड योगर्ट्स, पिज्ज़ा, प्रोसेस्ड मीट प्रोडक्ट एंड पाउडर्ड इन्फेंट फार्मूलाज। सबसे बड़ी बात है, पाउडर जो इन्फेंट नवजात बच्चों के लिए आजकल जो हार्लिक्स या अन्य चीज़ें प्रोडक्ट बन रहे हैं मार्केट में, इनका खूब टीवी प्रचार किया जाता है, और गार्जियन जो खरीदते हैं उनको लगता है कि इसको पीने से बच्चे की लंबाई बहुत बढ़ जाएगी। वो ये बात भूल जाते हैं कि बच्चे को पोषण की आवश्यकता है, उसको जो है किसी इस तरीके के पाउडर की आवश्यकता नहीं है। बच्चे को जो है जेनेटिक कोड जो मिला हुआ उसी के अनुसार उसकी हाइट बढ़ेगी। हाँ, इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट पड़ेगा, पोषण का इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन किसी पाउडर को पीने से उसकी हाइट या विड्थ नहीं बढ़ने वाली। परंतु ये लोग भूल जाते हैं, और ये जो है एक बहुत बड़ा कारण है जो कि डायबिटीज़ की तरफ लोगों को ले जा रहा है। साइंटिफिक एविडेंस में ये पाया गया है कि जो डाइट हम हैवी डाइट करते हैं, जिसको अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है या बेवरेज होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर की अमाउंट, साल्ट या फैट की अमाउंट होती है, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, और यही एक्चुअल में डायबिटीज़ की तरफ लोगों को ले जा रहा है। 10% अगर हम बात करें कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड अगर कोई खाना बढ़ा दे, कोई व्यक्ति जितना खा रहा है अगर 10% उसका कंजप्शन बढ़ा दे, तो 15% चांसेज है कि उसको टाइप 2 डायबिटीज़ उसको हो जाएगा एडल्ट एज में। तो अगर हम देखते हैं कि जो फूड है, जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, एक्चुअल में होता क्या है इसमें, जब उसको हम बहुत ज़्यादा तल देते हैं, नमक मिला देते हैं, उसमें शुगर मिलाते हैं, तो एक्चुअल में जो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जब हम भोजन ग्रहण करने के बाद उसको स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में डिजॉल्व होते हैं, वो जो है एक्चुअल में जो मेन स्ट्रक्चर होता है उससे ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके पीछे कारण क्या है कि हम इस प्रोसेस्ड फूड को सिर्फ ऑयलिंग ही नहीं कर रहे हैं, एक तो पाम ऑयल हो रहा है जो सबसे बड़ा डायबिटीज़ का कारण है और हार्ट अटैक का कारण है। इसमें कॉस्मेटिक एडिटिव मिलाए जा रहे हैं, कलर्स मिलाए जा रहे हैं, फ्लेवर ऐड किए जा रहे हैं। अब जो कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं वो खाने में पड़ रही हैं, कलर्स पड़ रहे हैं, फ्लेवर लाने के लिए जो केमिकल डाला जा रहा है, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो उसके पूरे स्ट्रक्चर को ही बिगाड़ दे रही हैं। अब इससे क्या हो रहा है, पर्सन जो है खूब ढेर ढेर खाना खा रहा है, उसका वेट बढ़ जा रहा है, उसके जो है अन्य समस्याएं पैदा हो रही हैं, और फाइनली व्यक्ति को डायबिटीज़ हो रही है, जो कि क्रोनिक डायबिटीज़ के साथ साथ और एक क्रोनिक डिजीज हो रही है। अब देखा जाए, जो ओबेसिटी है, मोटापा है, उसके वजह से डायबिटीज़ तो हो ही रहा है, दूसरी अन्य बीमारी हो रही है कि हार्ट डिजीज भी क्रिएट हो जा रहा है, और कुछ लोगों की तो मृत्यु हो जा रही है। ऐसा स्टडी में पाया गया है कि जो 4 सर्विंग जो है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर्सन हैं, उनको जो है बहुत ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने की, हार्ट अटैक की जो है संभावना उनकी बहुत ज़्यादा होती है, उनकी मोर्टेलिटी की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, और ये ट्रेंड आगे बढ़ रहा है। ए प्लेग्राउंड फॉर द फूड इंडस्ट्री। अब फूड इंडस्ट्री के लिए भारत जो है एक प्लेग्राउंड बन गया, उनको मुनाफा कमाने के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स बन गया। इसके पीछे का कारण क्या है, अगर बात करें, जो शुगर स्वीटेंड बिवरेज हैं, इनकी जो हो सेल डेवलप्ड कंट्री में या हाई इनकम कंट्री में घट गई है। इसके पीछे का कारण है कि वहाँ पर बहुत सारे फूड सेफ्टी के मेजर लाए गए हैं। इसकी वजह से क्या कर वहाँ पर उनको जो लॉस हो रहे हैं, वहाँ पर उनके जो है भरपाई भी करनी पड़ रही है। साथ ही उनका जो कंपनी के लॉस हो गए, तो उन्होंने सोचा कि हम इस देश से हाई इनकम कंट्री को छोड़ करके हम अन्य कंट्री में शिफ्ट हो जाए, जहाँ पर जैसे कि मिडिल इनकम कंट्री, स्पेशली जैसे कि इंडिया है, तो यहाँ पर ये फूड इंडस्ट्री लगा रहे हैं, और यहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रही है। और बिल एक्चुअल में देखा जाए तो ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है खर्च करते हैं मार्केटिंग पर, एडवर्टाइजमेंट, किसी एक्टर एक्ट्रेस को जो है उसके साथ गंदे वीडियो बनवाए जाते हैं, जो झूठ झूठ बोल करके जो है वो जो है प्रचार करता है, और फूड और बेवरेज लोगों के बिक रहे हैं। इस तरीके से देखा जाए तो कंजप्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, स्पेशली यूथ जो है वो इसके लिए प्रति वल्नरेबल होता जा रहा है। अब फूड इंडस्ट्री लोगों को ब्लेम करती है, लेकिन कि उन लोगों की जो है चॉइस ही गलत है, बैड चॉइस है, इस वजह से लोगों को मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज हो रहा है, हार्ट अटैक है। हमारे जो है प्रोडक्ट सही हैं, और कुछ लोग ये भी ब्लेम करते हैं कि इन्वायरमेंट चेंज का असर है।
लेकिन देखा जाए जो मार्केटिंग है वो युवाओं को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं, स्पेशली मिडिल क्लास को भी टारगेट करते हैं। और एक्चुअल में देखा जाए तो उनको ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जो उनके प्रोडक्ट को बहुत तेज़ खरीदते हैं। हर दुकान पर हम देखते हैं कि प्रोसेस अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो बेवरेज हैं ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं। और जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको तो खूब ढेर अच्छा खासे पैसे मिल रहे हैं, तो वो लोग किसी हद तक जा सकते हैं, गिर सकते हैं और गिर ही जाते हैं, पैसा ले करके झूठ बोल करके प्रचार करते हैं, जबकि उसका एक्चुअल में कंजम्पशन नहीं करते हैं। इसमें जो है सरकार की गलती है। सरकार को एक नया नियम लाना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी चीज़ का अगर प्रचार करे, चाहे खाने वाली बात हो, चाहे कॉस्मेटिक की हो, चाहे कोई अन्य प्रोडक्ट हो, अगर उसका प्रचार कर रहा है, एंडोर्समेंट कर रहा है, तो कम से कम 30 डे पहले उसका स्वयं सेवन करे और प्रूफ भी दे कि हाँ उसने उसका स्वयं जो है प्रयोग किया है। उसके बाद जो है उसका एनालिसिस किया जाए, उसके बॉडी पर क्या इम्पैक्ट आया, तब जा कर के किसी पर्सन को ये ऐड करने की परमिशन मिलनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो ये बहुत सारे लोग जो झूठ बोल के प्रचार करते हैं वो करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो एक्चुअल में जो प्रोडक्ट हो तो वो कोई सेवन करता ही नहीं है। वो सिर्फ गधों को सेवन करने के लिए छोड़ दिया जाता है कि जाओ सेवन करो और डायबिटीज़ हो जाए, शुगर हो या अन्य बीमारियाँ हों। अब इस तरीके से देखा जाए तो भारत में एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस क्रिएट हो जा रही है और ये किसी बम की तरह नहीं, इसलिए इसको आर्टिकल में कहा गया है कि पब्लिक हेल्थ क्राइसिस द टिकिंग टाइम बम ऑफ डायबिटीज। टाइम बम की तरह क्रिएट हो रहा है। जो शुगर है, स्वीटेंड ब्रेवरेज हैं, ये जो है बहुत बड़ा खतरे हैं, क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज़ को प्रमोट करने में, उसको जनरेट करने में इनकी मदद होती है। इसलिए हमें रेगुलेटरी एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर फूड इंडस्ट्री की बात की जाए तो फूड इंडस्ट्री डज नॉट वांट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन मार्केटिंग। फूड इंडस्ट्री का इच्छा है कि जो मार्केटिंग हो रही है चाहे जैसा वो कर सके, और एक्चुअल वो कहते हैं कि हम तो जो है देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक पार्टनर है, एक स्टेक होल्डर है। और फूड इंडस्ट्री जो खुद प्रमोट करते हैं, ईट राइट का कैंपेन चलाते हैं, मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस। वो बहुत ईट राइट कैंपेन में फॉल्स प्रॉमिस करते हैं और वो कहते हैं कि हम तो एक जो है पार्टनर है, स्टेक होल्डर है इस देश के डेवलपमेंट में, इसलिए हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए, मार्केटिंग हम जैसा चाहे करें। तो क्योंकि इसके पीछे क्या है, अगर ऐसा होगा तो उनके जो है कंजप्शन जो है लोगों के रिड्यूस हो जाएगा, उनके घाटे जाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ शोन ए लैकलस्टर रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस एंड अलाउ ए डोमिनेटिंग रोल ऑफ द फूड्स इंडस्ट्री वाइल सजेस्टिंग फ्रंट ऑफ पैकेजिंग लेबलिंग। अब ये FSSAI जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका भी जो रिस्पॉन्स है थोड़ा सा ठीक है, लेकिन वो भी थोड़ा सा बहुत अच्छे नहीं है। और ये जो है बहुत सारे प्रचार जो झूठे कर दिए जाते हैं वो उसको ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे कि लोगों के हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। इसलिए हमें एक एडिशनल रेगुलेटरी पॉलिसी लाने की ज़रूरत है, जिससे कि जंक फूड और बेवरेज से जो उसको कंट्रोल मैनर में खाया जा सके। आगे देखा जाए मैंडेटरी प्रोविज़न हम क्या कर सकते हैं इस केस में, तो भारत सरकार को या स्टेट गवर्नमेंट को, कंसर्न गवर्नमेंट को जो है एक पॉलिसी लानी चाहिए और इसको जो है सरकार चाहे तो बिल लेकर आए या इसको हम जो है ऑर्डिनेंस के माध्यम से ला सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 123 भारतीय संविधान का कहता है कि अगर कोई सेशन न चल रहा हो तो वहाँ पर ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम ला सकते हैं। और जो हम हेल्दी फूड है इसकी जो एक एक्चुअल में डिफिनीशन बना देनी चाहिए, हेल्दी फूड क्या है, और ये उसी को मानक को हमें बना देना चाहिए, जिससे कि अनहेल्दी फूड और बेवरेज लोग न सेवन कर सकें। देयर इज नो रीजन टू पार्टनर विद द फूड इंडस्ट्री दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इल हेल्थ। तो कोई भी अगर इल हेल्थ जनरेट कर रहा है कोई फूड इंडस्ट्री, तो उसके साथ हमें पार्टनरशिप करने की आवश्यकता नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक जो है करेज शो करना चाहिए, एक स्ट्रेंथ शो करना चाहिए कि एक इसमें रेगुलेटिंग फूड लेबलिंग और मार्केटिंग को जो है रेगुलेट किया जा सके। और सबसे बड़ी बात है जो इन्फेंट के मिल्क सब्स्टिट्यूट है, जैसे कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनको एक पाउडर का दूध दे दिया जाता है, उसी को गर्म करके पीते हैं, तो एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो जो फीडिंग बॉटल है, इन्फेंट फूड एक्ट है, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो कमर्शियल बेबी फूड है उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। और किसी भी तरीके का एक्चुअल में जो है डॉक्टर स्वयं सलाह देते हैं कि बच्चा पैदा हो तो 6 महीने तक अपनी माँ का ही दूध पीना चाहिए, बाहर का कोई प्रोडक्ट उससे सेवन नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का एक कारण है कि बच्चे को जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उसके ऊपर डिफरेंट जो है आजकल सारे भोजन जो है उसमें कुछ ना कुछ केमिकल मात्रा में, कुछ मात्रा में है, और माँ का दूध सबसे सर्वोत्तम आहार है, इसलिए उसको मिलना चाहिए। और स्पेशली जो बच्चों के लिए पाउडर बन रहे हैं, बेबी फूड बन रहे हैं, इनको जो है हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है इंस्पायरिंग कलर्स। अगर देखा जाए तो जो इस समय 2023 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला है, एक्चुअल में आर्टिफिशियल केमिस्ट्री नोबेल प्राइज गोज टू ट्रायो दैट मेड आर्टिफिशियल एटम। उन्होंने आर्टिफिशियल एटम की तरह जो है एक्चुअल में उनको क्वांटम डॉट के लिए मिला है, जिसको आर्टिफिशियल एटम यहाँ पर कहा गया है।
तो उसी के बारे में यहाँ पर जो है एक आर्टिकल आया है कि अगर इसको जो है थोड़ा समझने से पहले हम रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं कि उनका जो है डिस्कवरी क्या है। अगर हम किसी बस में या ट्रेन में यात्रा करें और जो हमारी एक सीट कन्फर्म हो और उसमें कोई भी व्यक्ति सीट के अलावा न बैठा हो, सारी जो है सीट के अलावा जो भी स्पेसिंग होती है बीच में वो सारी खाली हो, तो कितना आनंददायक जो है जर्नी होगी। हर व्यक्ति जो है बहुत आनंद फील करेगा। लेकिन अगर वहीं देखा जाए व्हीकल जो है पूरी तरीके से क्राउडेड हो तो हमें क्या होगा, वहाँ पर जो है कोई हमें ब्रिज नहीं मिलेगा, कोई हवा नहीं मिलेगी और एक व्यक्ति जो है सफोकेशन फील करने लगा, एक इरिटेशन होगी। सिमिलर जो है कंडीशन एटम के रूप में देखा गया है कि जो अगर किसी वेसल में जिसकी डेंसिटी जो है लो डेंसिटी हो और वहाँ पर हम कुछ एटम को रखें, लो डेंसिटी का मतलब उनके अमाउंट कम है, तो हम देखते हैं कि वो जो है उनका बिहेवियर जो होता है वो अगर हम पैक्ड डेंसिटी अगर मटेरियल की रखें तो वो उससे अलग होता है। यानी अगर देखा जिस तरह हमने कहा व्यक्ति जो है ट्रेन या बस में है, संख्या ज़्यादा है, रिलेटिव डेंसिटी ज़्यादा है तो सफोकेशन या इरिटेशन होती है। लेकिन अगर एटम की बात की जाए इनके साथ भी वही है कि अगर बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो तो इनके साथ भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। जो 2023 का नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री मिला है कुछ इसी तरीके की चीज़ों के लिए मिला है। जो टेक्निकली अगर बात की जाए तो उन्हें क्या मिला है, क्वांटम डॉट के लिए। क्वांटम डॉट है एक्चुअल में है क्या, अगर बात करें स्मॉल क्रिस्टल जो कि इसका साइज एक्चुअल में कुछ फ्यू नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर को यानी 0.8 बार 01 अगर लिखें तो इस और मीटर यूनिट लें इसको हम कहेंगे 1 नैनोमीटर। तो कुछ नैनोमीटर का जो साइज का नैनो क्रिस्टल है वो एक्चुअली नैनोमीटर वाइड का रेंज का है। और जो क्वांटम डॉट होता है वो जो बहुत सारे करीब करीब जो हमारे पास एटम हैं, क्वांटम डॉट की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत कम अमाउंट कुछ हज़ार के जो है एटम होते हैं जो कि एक ड्रॉपलेट में आ जाते हैं। अगर हम बात करें एक सिंगल क्वांटम डॉट में बहुत कम एटम होते हैं, जब उतने ही अमाउंट का अगर हम सिंपल ड्रॉपलेट की बात करें तो 60 बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है बिलियन ट्रिलियन 60 जो है 10⁻16 के आर्डर तक चला जाएगा, उतने एटम होते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि एटम जो एक ही डॉट में बहुत ज़्यादा पैकेज्ड हो, बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएं और एक जो है पार्टिकुलर क्वांटम डॉट में उनकी संख्या बहुत कम हो तो वो क्या करते हैं, वो एक्चुअल में एक पूरा एटम वो जो क्वांटम डॉट है एक डॉट जो है वो पूरा तरीके से अपने रिप्रेजेंटेशन की शो करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम की प्रॉपर्टी को शो करने लगता है। तो उसी को डिस्क्राइब किया गया है इस क्वांटम उनके बिहेवियर को डिस्क्राइब किया है क्वांटम मैकेनिक्स के माध्यम से उनके क्वांटम बिहेवियर को डिस्क्राइब किया गया है और इसी के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। अगर देखा जाए कि अगर हम किसी क्वांटम डॉट की बात करें उस पर लाइट अगर इंसिडेंट करें, कोई लाइट इंसिडेंट करते हैं तो अगर उनकी डेंसिटी कम है, अगर जो है इट विल एब्जॉर्ब एंड री इमिट दैट लाइट एट ए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कलर डिपेंडिंग ऑन साइज के अकॉर्डिंग डिपेंड करे। अगर स्मॉलर डॉट है तो उससे जो लाइट इमिट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। जैसा हम जानते हैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट की बात कीजिए तो जो किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट इंसिडेंट करते हैं तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कुछ एब्जॉर्ब होती है, कुछ जो है ट्रांसमिट हो जाती है। लेकिन अगर वो वहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो एक्चुअल में कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाए तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई या ट्रांसमिट हो गई तो इसकी टोटल एनर्जी घट जाती है। इसलिए जो लाइट रिफ्लेक्टेड होती है उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी घट जाती है। लेकिन अगर हम बात करें किसी क्वांटम डॉट पर अगर लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो जो वहाँ से लाइट आती है अगर क्वांटम डॉट के साइज पर डिपेंड करेगा, साइज छोटा है तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई होगी यानी बहुत कम एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और ज़्यादातर एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाए। अगर क्वांटम डॉट बड़ा है तो वहाँ से क्या होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है और वहाँ से रिफ्लेक्शन कम होता है। इसके पीछे का कारण क्या है कि जो हमारे पास क्वांटम डॉट छोटा है, जो छोटे ही स्पेस में बहुत ज़्यादा क्राउडेड एटम है, इसलिए जो है एनर्जी एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए वो ब्लू कलर की तरफ बढ़ते हैं। यानी वो जो है एक हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। वही जो अगर साइज बड़ा होगा तो उसके लो फ्रीक्वेंसी यानी रेड कलर की तरफ बढ़ेंगे और उसकी एनर्जी कम होगी। इसी फिनोमेना के लिए उनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इस जो है हम जानते हैं क्वांटम डॉट सैमसंग अपने टेलीविज़न में यूज करता है तो इसका जो है बहुत सारे आगे यूज होने वाले हैं, जैसे ट्रांजिस्टर में, लेजर में, मेडिकल इमेजिंग में होगा, क्वांटम कंप्यूटर में होगा, इसलिए इनको ये नोबेल प्राइज़ मिला है। अगर बात करें 1981 में एलेक्सी इकिमोव जो कि सोवियत यूनियन में पहले थे, उन्होंने सबसे पहले डॉट या फ्रोजन इनसाइड ग्लास का जो है सिंथेसिस क्वांटम डॉट फ्रोजन इनसाइड ग्लास का कॉन्सेप्ट दिया था और लुइस ब्रूस उन्होंने उसको बनाया और उनके स्टूडेंट मोंगी वेवेंडी ने भी बनाया और फिर जा कर के फाइनली आज हम देखते हैं उस गुरु
और शिष्य, इन लोगों को और व्यक्ति और हैं जो है उन लोगों को ये नोबेल प्राइज़ मिला है क्वांटम मैकेनिक्स में अद्भुत योगदान देने के लिए। और जो है अब हम देखते हैं कि क्वांटम डॉट जो है ये एलईडी लाइट के लिए स्क्रीन, जैसा कि हमने कहा सैमसंग अपने टीवी में प्रयोग करना शुरू कर दिया है, तो आगे इसके और भी ज़्यादा हमको जो है मिलेंगे, यूजफुल एप्लीकेशन मिलेंगे। और देखा जाए तो हमें जो है रेड, ग्रीन, ब्लू या डिफरेंट कलर में भी हमको ये देखने को मिल सकते हैं क्वांटम डॉट के रूप में, जिसका एप्लीकेशन बहुत ही वाइड होगा नियर फ्यूचर में। स्पेशली हम जानते हैं इसका मेडिकल साइंस में और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में प्रयोग करना जो है ज़्यादा सूटेबल होगा और वहीं पर इसका प्रयोग करने की संभावना ज़्यादा है। तो ये था आज का आर्टिकल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।